नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो हम यहाँ पे डीबीएमएस के आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि उसमें जो आपका डीबीएमएस है वो उसमें कितने लेवल्स डिफाइन किए गए हैं, उसका जो ढांचा है वो किस तरीके का है। तो आपका जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर रहता है वो उसमें 3 लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा एंड सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स टू प्रोसेस दैट डेटा। जैसा कि आपको पता है DBMS एक आपके पास डेटा की इंटर रिलेटेड जो डेटा होता है उसकी फुल कलेक्शन है। और साथ ही साथ उसमें उस डेटा को किस तरीके से एक्सेस करना है उसकी प्रोसीजर भी इंक्लूडेड होते हैं। डेटाबेस सिस्टम आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। द मेन पर्पस ऑफ द DBMS इज टू प्रोवाइड यूजर्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा। तो DBMS का मेन पर्पस होता है कि वो यूज़र को इस तरीके से डेटा दिखाए कि वो फुल डिटेल उसको ना दिखे, उसको सिर्फ जो पर्टिकुलर डेटा वो देखना चाहता है वही उसको दिखाई दे। मतलब एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब एक अलग से व्यू आप यूज़र को दिखाई देता है डेटा का। To ease the user interaction with database, the developers hide internal irrelevant details from the user. तो यूज़र की जो इंटरेक्शन है डेटाबेस के साथ वो यूज़र आसानी से कर पाए, उसके लिए जो डेवलपर है यूज़र से कुछ जो इंटरनल डिटेल्स होती है वो छिपा देता है, ठीक है, ताकि जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से वो उसको आसानी से मिल जाए, बजाय इसके कि यूज़र को उसके डिटेल में जाना पड़े। तो दिस प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम यूज़र इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे इररेलेवेंट डिटेल मतलब कि जो यूज़र के काम की डिटेल नहीं होती है वैसी डिटेल यूज़र से छिपाना, इस प्रोसेस को डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। देयर आर मेनली 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल्स हैं। मीन्स 3 लेवल्स पे यूज़र से डेटा को छिपाया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट इज इंटरनल और फिजिकल लेवल, सेकंड इज कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, और थर्ड इज एक्सटर्नल और व्यू लेवल। तो इंटरनल और फिजिकल लेवल क्या है आपका? एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस पाथ्स। किस तरीके से एक्चुअली डेटा को स्टोर किया गया है डेटाबेस में, वो आपका इंटरनल या फिजिकल लेवल में होता है। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल और लॉजिकल, इसमें स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर द एंटायर डेटाबेस। तो इसमें डिफाइन किया जाता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर कि डेटा को किस तरीके से अरेंज किया गया है, और जो डेटा पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए गए हैं। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है डेटा के ऊपर, ताकि डेटा जो भी डेटा एंटर किया जाए डेटाबेस में वो बिल्कुल वैलिड डेटा हो। नेक्स्ट है एक्सटर्नल और व्यू लेवल। ये क्या डिस्क्राइब करता है? वेरियस यूजर्स व्यू, कि किस तरीके से यूजर्स अपना डेटा देख सकता है डेटाबेस में, वो एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल होता है। यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, 3 लेवल आर्किटेक्चर यहाँ पे शो किया गया है। एक्सटर्नल लेवल जहाँ पे व्यूज़ होते हैं, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, मतलब जो यूज़र्स इंटरेक्ट करता है जिनके साथ में डायरेक्ट। ये कंसेप्चुअल लेवल है और ये इंटरनल लेवल है, एंड दिस इज योर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में इंटरनल लेवल पे डेटा स्टोरेज कैपेसिटी या फिजिकली डेटा स्टोरेज की जाती है। कंसेप्चुअल लेवल पे स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा या कंस्ट्रेंट जो डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं वो इस लेवल पे आता है। और यहाँ पे व्यू, किस तरीके से यूजर्स डेटा को व्यू करते हैं, आपका वो एक्सटर्नल लेवल पे आता है। अब इंटरनल लेवल को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ करेंगे। इट इज़ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन द कंप्यूटर। तो इंटरनल लेवल क्या है? किस तरीके से डेटाबेस को कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट किया गया है फिजिकली, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लेवल।
दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल, इसी लेवल को हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। दिस लेवल डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये लेवल क्या डिस्क्राइब करता है कि डेटा को कैसे स्टोर किया गया है स्टोरेज डिवाइसेस में, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं आपके, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, तो हार्ड डिस्क में कितने स्पेस में डेटा को स्टोर किया गया है, डेटा को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस एलोकेट किया गया है, वो इंटरनल लेवल में से आप इंटरनल लेवल में उस पूरी डिटेल की जानकारी आपकी रहती है। फिजिकल लेवल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डेटा। दिस इज द लोएस्ट लेवल इन द 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो ये सबसे नीचे वाला लेवल होता है आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर में। द फिजिकल लेवल ऑल्सो डिस्कसेस कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स। तो फिजिकल लेवल में और क्या आपकी आ जाती है, डेटा को किस तरीके से कंप्रेस करना है और इनक्रिप्ट कैसे करना है आपने डेटा को, ये सारी टेक्निक्स भी इसी लेवल में डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्चुअल लेवल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल, इसी को हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। द होल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डेटा, स्कीमा ऑफ डेटा एट्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड इन दिस लेवल। तो इस ये जो लेवल है आपका कंसेप्चुअल लेवल, यहाँ पे जो आपका डेटा का पूरा डिज़ाइन रहता है डेटाबेस का, और डेटाबेस के बीच में जो भी रिलेशनशिप आपने डिस्क्राइब करना है या फिर डेटा का स्कीमा आपने डिज़ाइन करना है, वो कंसेप्चुअल लेवल में ही आपका होता है। Database constraints and security are also implemented in this level of architecture. अब इसी लेवल में आपके जो डेटाबेस कंस्ट्रेंट है और जो सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है डेटाबेस में, वो इसी लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है। दिस लेवल इज मेंटेन्ड बाय DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। The conceptual level does not care for how the data in the database is actually stored. तो इस लेवल को पूरा कौन आपका मेंटेन करता है, DBA जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके पास डेटाबेस का पूरा कंट्रोल रहता है, वो इस लेवल को मेंटेन करता है। तो कंसेप्चुअल लेवल का कोई लेना देना नहीं होता है कि जो आपका डेटा है उसको किस तरीके से स्टोर किया गया है एक्चुअल में। तो ये सारा सिर्फ डिज़ाइन पे बेस्ड होता है आपका कंसेप्चुअल लेवल। जो एक्चुअल स्टोरेज जो रिलेटेड है वो आपकी इंटरनल लेवल से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लेवल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल, इसी को हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। द रीज़न दिस लेवल इज़ कॉल्ड व्यू इज़ बिकॉज several users can view their desired data from this level, which is internally fetched from the database with the help of the conceptual and internal level mapping. अब इस लेवल को हम व्यू लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र जो है अपनी वो अपने इच्छा अनुसार अपने डेटा को वो इस लेवल पे देख सकते हैं। वो डेटा जो कि जो अंडरलाइंग आपका डेटाबेस होता है उससे लिया गया है, ठीक है। और डेटा जो है वो किसकी मदद से लिया जाता है, कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल की मदद से लिया जाता है, ठीक है। दोनों इंटरनल लेवल मैपिंग और जब कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल मैपिंग होगी तभी आपका डेटा जो यूज़र वो फेच कर सकता है आपके डेटाबेस से। द यूज़र डज नॉट नीड टू नो द डेटाबेस स्कीमा डिटेल सच एज डेटा स्ट्रक्चर। यूज़र को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके का आपका डेटाबेस स्कीमा है और डेटा का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है। यूज़र को इस बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। या फिर जो टेबल की डेफिनेशन है, मीन्स टेबल डेफिनेशन मतलब जो भी जिस भी नाम से आपने टेबल को डिफ़ाइन किया है या फिर स्टोर किया है। User is only concerned about the data which is what returned back to the view level after it has been fetched from the database present at the internal level. सिर्फ यूज़र किस बात से कंसर्न रखता है कि उसको जो डेटा मिला है, ठीक है, जो डेटा उसने डेटाबेस से फैच करके व्यू लेवल पे देखा है, यूज़र को सिर्फ उस डेटा से मतलब है। उसको ये नहीं मतलब कि वो डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया है फिज़िकल लेवल पे, राइट। एक्सटर्नल लेवल इज़ द टॉप लेवल ऑफ द 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर। तो एक्सटर्नल लेवल आपका टॉप लेवल होता है इन तीनों लेवल DBMS आर्किटेक्चर में। दिस इज़ द हाइएस्ट लेवल इन द 3 लेवल आर्किटेक्चर एंड द क्लोजेस्ट टू द
यूज़र। और जो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर में, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज आपका यूज़र से ज़्यादा क्लोज होता है। मींस यूज़र डेटाबेस में इंटरेक्ट इसी लेवल के थ्रू करता है। The external level only shows the relevant database content to the user in the form of views and hide the rest of the data. External level क्या करता है, जो डेटाबेस से वही कंटेंट यूज़र को दिखाता है जो उसके काम का डेटा होता है, ठीक है। जो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग डेटा है वही डेटा यूज़र को दिखाता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द डेटा, जो अदर्स डिटेल है डेटाबेस की, ठीक है, डेटाबेस में तो बहुत सारा डेटा आपका अवेलेबल होता है, तो जो डेटा यूज़र के काम का नहीं है वो यूज़र से वो छिपा देता है। सो डिफरेंट यूज़र्स कैन सी द डेटाबेस एज अ डिफरेंट व्यू एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है, जो अलग अलग यूज़र है वो एक ही डेटाबेस को अलग अलग तरीके से देखते हैं, और वो जो व्यू है डेटाबेस का वो यूज़र की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि यूज़र को किस तरीके की इंफॉर्मेशन डेटाबेस से चाहिए। An external schema describes the part of the database which specific user is interested in. तो एक्सटर्नल स्कीमा सिर्फ वही वाला हिस्सा दिखाएगा या वही वाला हिस्से को डिस्क्राइब करेगा डेटाबेस के जो स्पेसिफिक यूज़र के इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। It hides the unrelated detail of the database from the user. ये उस पूरी डिटेल को यूज़र से छिपा देता है जो यूज़र के काम की नहीं होती है। There may be n numbers of external views for each database. तो यहाँ पे n numbers of external views हो सकते हैं हर एक डेटाबेस के। n नंबर मतलब so many numbers, कितने भी नंबर आप एक ही डेटाबेस के कितने भी एक्सटर्नल व्यूज़ हो सकते हैं। An external view is just the content of the database as it is seen by some specific particular user. तो जैसा हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि एक्सटर्नल व्यू एक सिर्फ डेटाबेस का वही स्पेसिफिक पोर्शन है या फिर वही स्पेसिफिक व्यू है जो एक पर्टिकुलर यूज़र देखना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ यूज़र फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट विल सी ओनली सेल्स रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एक जो सेल्स डिपार्टमेंट का यूज़र है वो सिर्फ किससे रिलेटेड डेटा ही देखेगा, अपना सेल से रिलेटेड डेटा देखेगा, बाकी सारा जो भी डिटेल होगी वो और डिटेल नहीं देखना चाहेगा। तो एक्सटर्नल व्यू क्या करेगा, उस सारी डिटेल को उस सेल्स डिपार्टमेंट के यूज़र से छिपा देगा। तो ये था आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, जहाँ पे हमने 3 लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़े, इंटरनल लेवल, लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। नेक्स्ट इज SQL डेटा टाइप। ये SQL है, इसको हम SQL प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो SQL डेटा टाइप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बेसिक्स है, हर एक लैंग्वेज में ये आपके होते हैं। तो आप जब कोई लैंग्वेज पढ़ोगे, जैसे आप यहाँ पे SQL पढ़ रहे हो और SQL में हम डेटा टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप यहाँ पे अलग अलग तरीके के डेटा टाइप होंगे, पर काम हर एक डेटा टाइप का फंक्शन सेम रहता है, चाहे आप SQL लैंग्वेज में पढ़ रहे हो या फिर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो। तो जो फंक्शन डेटा टाइप्स का यहाँ है वही हर जगह डेटा टाइप का होगा। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पे इस डेटा टाइप को पढ़ने जा रहे हो, फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी SQL लैंग्वेज, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बेसिक्स है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोसीजर लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज का ये बेसिक्स है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स आर रूल्स दैट डिफाइन व्हाट डेटा मे बी स्टोर्ड इन अ कॉलम एंड हाउ दैट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो डेटा टाइप कुछ रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेटा
कॉलम में स्टोर किया जाना है और वो डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर किया जाना है। ठीक है, डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर सेवरल रीज़न। तो डेटा टाइप्स को हम बहुत सारे रीजंस के लिए यूज़ करते हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं डेटा टाइप हमें टाइप ऑफ डेटा बताता है कि हमने किस तरीके का डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं बोल देती हूँ कि अगर हमने कोई नंबर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करनी है तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आगे आपको क्लियर होएगा कि न्यूमेरिक या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या है। पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स जो है वो सेवरल रीजंस क्या है कि डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट है, डेटा टाइप्स एनेबल्स अस टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम। तो अगर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है अपने कॉलम में कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा आपने एंटर करना है कॉलम में, तो वहाँ पे हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूमेरिक डेटा टाइप कॉलम ओनली एक्सेप्ट्स न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आपने किसी कॉलम में न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ किया है तो दैट मीन्स वहाँ पे आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ डाल सकते हैं और कोई वैल्यूज़ वहाँ पे ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट, डेटा टाइप स्पेसिफाइज स्टोरेज efficiently and instruct show it stores data internally in memory। डेटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से एफिशिएंटली डेटा को स्टोर करना है और किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उसमें डेटा आपका स्टोर हो जाए। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट स्टोरेज। सेम डेटा टाइप की मदद से आप एफिशिएंटली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। Properly defining the field in a table is important to overall optimization of your database. You should use only the type and size of field you really need to use. For example, do not define a field 10 character wide if you know you are only going to use 2 character. अब क्या होता है कि जब हमने अपनी जो फील्ड यूज़ की है टेबल में, जो कॉलम हमने यूज़ किया है टेबल में, वो उसमें अगर हम ये स्पेसिफाई कर दें कि हमें इस जो फील्ड है या फिर इस ये जो हमारा कॉलम है इसमें हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो हम उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा ही डालेंगे। ठीक है, जैसे कि हम हमें अगर डालने हैं 2 कैरेक्टर और हम फील्ड में ऐड कर देते हैं 10 कैरेक्टर वाइड, तो उससे क्या होता है, आपकी स्टोरेज जो स्पेस है वो ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, तो अगर जब हमें पता होगा कि हमने सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ऐड करने, तो हम उसी तरीके का डेटा टाइप यूज़ करेंगे और उसका साइज़ भी उतना ही स्पेसिफाई करेंगे ताकि हम एफिशिएंटली अपना डेटा उसमें स्टोर कर सके। नेक्स्ट, डेटा टाइप अलाउ फॉर अल्टरनेट सॉर्टिंग ऑर्डर्स। तो आप डेटा टाइप की मदद से अपने जो आपने डेटा यूज़ किया है उसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो। आपने जिस क्रम में डेटा को आप लगाना चाहते हो उसी क्रम में आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। इन सीक्वल देर आर 3 मेन डेटा टाइप्स। तो सीक्वल में 3 मेन डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम और स्ट्रिंग टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है? Numeric data types are normally used to store numeric data like age, marks, salary, price, etc. Numeric data types are following. जब भी आपने कोई नंबर वाली वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि एज हो गई, मार्क्स हो गए, सैलरी आपने किसी की स्टोर करनी है या किसी की कीमत आपने दर्शानी है, तो उसके लिए आप न्यूमेरिक डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे इंट हो गया, डेसिमल हो गया। तो अगर आपने इंट डेटा टाइप लिखा है, INT लिखा है डेटा टाइप, तो ये स्पेसिफिकली ऐसे नंबर्स के लिए लिखा जाता है जहाँ पे आपने ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें कोई दशमलव नहीं है। ठीक है, फिर है डेसिमल। डेसिमल आप ऐसे नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करनी है।
तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी आगे आपके जो डेटा टाइप्स यूज होंगे वो है इंट एंड डेसिमल। इंट उसके लिए जहाँ पे आपका कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, और डेसिमल उसके लिए जहाँ पे आप फ्लोटिंग या रियल नंबर्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, रियल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, या फिर जिसमें आपकी डेसिमल दशमलव लगा है जिस संख्या में, उस संख्या को अगर आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आप न्यूमेरिक डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में m और d दिया है, इस m और d का क्या मतलब है? हेयर m डिनोट्स द टोटल लेंथ ऑफ नंबर एंड d इज द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स। अब m क्या है? ये बताएगा कि कितना जो आपका नंबर है उसमें कितने डिजिट्स हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये 105.4, इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, टोटल लेंथ कितनी है, 4, ठीक है। और डी डिनोट करेगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है हमारा, 1, ठीक है। तो ये चीज़ दर्शाने के लिए है आपका, राइट। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो डेट एंड टाइम से तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेट तारीख दर्शाएगा और टाइम समय दर्शाएगा, ठीक है। यूज टू स्टोर डेट, तो ये इस फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हैं, ईयर पहले, फिर मंथ और फिर डेट। और टाइम, यूज टू स्टोर टाइम इन आवर्स, मिनट, सेकंड फॉर्मेट, ठीक है। पहले घंटे दर्शाएंगे, फिर मिनट्स और फिर सेकंड्स। तो ये है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। फिर है आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप। String data types are normally used to store names, addresses, descriptions, or any value that contains letters and numbers, including binary data like image or audio files. तो स्ट्रिंग डेटा टाइप नॉर्मली जब भी हमने कोई नाम स्टोर करना है, कोई एड्रेस या कोई पूरी डिस्क्रिप्शन स्टोर करनी है, ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें लेटर्स हो, ठीक है, या फिर लेटर्स और नंबर्स हो, जैसे कि आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 एंड 1, अगर आपने स्टोर करना है, या फिर आपने कोई इमेज या ऑडियो फाइल स्टोर करनी है, तो वो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स आर फॉलोइंग, तो कौन कौन से होते हैं आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप? फर्स्ट इज कैर एंड सेकेंड इज वैर कैर। ब्रैकेट में जो वैल्यू हमारे पास है वो है n दोनों में। तो कैर अगर आपने डेटा टाइप यूज़ किया है तो उसके लिए किसके लिए आप इसको यूज़ करते हो? यूज टू स्टोर अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। जब आपको पता है कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, चाहे आपने नाम स्टोर करना है या फिर आपने कोई अक्षर स्टोर करना है, ठीक है, वहाँ जहाँ पे आपको पता है कि मेरा जो भी मैं वैल्यू स्टोर करूँगा या करूँगी वो फिक्स्ड लेंथ की है, ठीक है, उसकी लेंथ को चेंज नहीं करना है, तो आप कैर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। वैर कैर कहाँ होगा? जहाँ पे आपको पता है कि जो भी आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे लेंथ वेरी कर रही है, कम कम ज़्यादा हो सकती है लेंथ, वैसी वैल्यूज़ को आप स्टोर करने के लिए वैरकर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो n क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? हेयर n डिनोट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर। n यहाँ पे दर्शाएगा कि आपके जो स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। मान लो आपने स्ट्रिंग में लिखा है 2, तो आपके सिर्फ 2 ही कैरेक्टर स्टोर होंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी n डिनोट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर आप 11 लिखते हो तो आपके 11 कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। 11 से कम भी हो सकते हैं क्योंकि ये वेरी करेगा लेंथ, और 11 भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने 2 किया है तो आपके 2 ही करेक्टर यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग आपकी स्टोर होगी। तो ये था आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसमें हमने 2 सब डेटा टाइप किए हैं, कैर और वैर कैर। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कैर डेटा टाइप और वैर कैर डेटा टाइप में। तो फर्स्ट डिफरेंस हम करेंगे कैर डेटा टाइप और वैर कैर डेटा टाइप के बीच।
पहले हम बताएंगे क्या डेटा टाइप क्या है। तो हमने पहले भी किया है, जब आपने कोई फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो आप करोगे क्या डेटा टाइप का इस्तेमाल। और अगर आप चाहते हैं कि आपने वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करना है तो आप करोगे वेर क्या डेटा टाइप का इस्तेमाल। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस। व्हेन अ कॉलम इज गिवन अ डेटा टाइप एज char n, then MySQL ensures that all values stored in that column have this length, that is n bytes. If a value is shorter than this n, then blank are added, but the size of value remains n type. जब भी हम किसी कॉलम को char n डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं या फिर वहाँ पे हम उस कॉलम में char n डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो MySQL ये इंश्योर करता है कि जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे उसकी लेंथ कितनी होगी, n टाइप। मतलब जो भी आपने यहाँ पे अपनी वैल्यू स्टोर की, मान लो आपने 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो उसकी जो आपकी वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, n टाइप ही रहेगी, ठीक है। पर अगर आपने इससे छोटी वैल्यू डाल दी है तो उस पूरी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए या फिर उस पूरे एरिया को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे ब्लैंक ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपका जो कैरेक्टर है सिर्फ वो एक कैरेक्टर है और आपने क्या कर दिया, आपने जो n में वैल्यू डाली है वो आपने 2 डाली है, मीन्स आपने लेंथ जो है वो 2 सेट की है। तो एक करेक्टर आपका हुआ, दूसरे करेक्टर में क्या ऐड हो जाएगा, ब्लैंक ऐड हो जाएगा। पर जो आपका साइज है, ठीक है, जो आपने डेटा टाइप का साइज डिक्लेयर किया है वो कितना रहेगा, जितना आपने यहाँ पे वैल्यू डाली है अपनी। अब नेक्स्ट where char में क्या होगा, when column is given a data type where char n, then the maximum size a value in this column can have is n bytes. Each value that is stored in this column store exactly as you specify it, that is no blank are added if the length is shorter than the maximum length n. अब वैरकैर में क्या होगा, आपने यहाँ पे जितनी भी वैल्यू डाली है, मान लो आपने यहाँ पे 3 डाली है या 10 डाली है, ठीक है, तो आपका जो साइज होगा वो कितना रहेगा जो आपने यहाँ पे डाला है। अब बेशक आपने कोई भी छोटी मान लो आपकी जो स्ट्रिंग लेंथ है स्ट्रिंग की वो 10 से छोटी है या फिर 3 से छोटी है, तो इसमें कोई ब्लैंक आपका ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो आपका साइज है यहाँ पे, जो भी आपने साइज स्पेसिफाई किया है स्टोर करने के लिए डेटा टाइप को, वो वेरी कर सकता है, ठीक है, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये डिफरेंस है आपका वैरकैर और कैर डेटा टाइप में, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ होगी, मींस अगर 2 है तो 2 को फिल करने के लिए वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस ऐड हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर छोटी वैल्यू भी है तो भी उसमें कोई ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, पर जो छोटी वैल्यू है वो भी वहाँ पे आपकी एडजस्ट हो जाती है। अब हम करेंगे सीक्वल स्टेटमेंट्स। पर सीक्वल स्टेटमेंट्स करने से पहले हम सीक्वल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे कि सीक्वल है क्या। जैसा मैंने आपको बताया, इसको है, ये पढ़ने में SQL है, पर इसको प्रोनाउंस हम सीक्वल से करते हैं, ठीक है। तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विच इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर इंटरैक्टिंग विद RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो SQL आपकी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है किसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। इंटरैक्ट मीन्स आपने जो भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आपने डेटाबेस स्टोर किया है वहाँ से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए, वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए, जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हैं वो सारे ऑपरेशन आप SQL लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। Structured query language is a database query language used for storing and managing data in the relational database management। तो ये आपकी डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल आप डेटाबेस में डेटा को स्टोर या फिर मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
SQL was the first commercial language introduced for EF Code's relational model of database. तो SQL आपकी पहली कमर्शियल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल EF Code's रिलेशनल मॉडल डेटाबेस के EF Code रिलेशनल मॉडल में किया गया था। तो ये आपके डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, उसमें एज अ कमर्शियल लैंग्वेज SQL का इस्तेमाल किया गया था पहली बार। टुडे ऑलमोस्ट ऑल RDBMS जैसे कि MySQL, Oracle, Informix, Sysbase, MS Access यूज SQL एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। और आज के टाइम में ऑलमोस्ट जितने भी आपके रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स है उस सब में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ ये वाले मॉडल जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल था आपका, इसमें इस्तेमाल हुआ था EF कॉर्ड्स में। उसके बाद ये सारे जितने भी आपके रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स हैं, चाहे MySQL, Oracle, Informix, Sysbase, MS Excel, इसमें सब में SQL जो क्वेरी है, आप क्वेरी लैंग्वेज है उसको उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। SQL is used to perform all type of data operations in the RDBMS। तो SQL का ही इस्तेमाल किया जाता है हर तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करने में RDBMS में। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट, SQL stands for Structured Query Language, जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले ही। It is used for storing and managing data in the relational database management system। तो ये हम कर चुके हैं कि जो SQL लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल द RDBMS लाइक MySQL, Informix, Oracle, MS Access and SQL Server use SQL as their standard database languages। तो जितने भी आपके RDBMS systems हैं उन सब में SQL लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है as a standard database language। SQL allows user to query the database in a number of ways using English-like statement। तो SQL की मदद से यूज़र डेटाबेस में कितने भी प्रकार से क्वेरी कर सकता है, जैसे कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, जो इंग्लिश भाषा में लिखी जाती है स्टेटमेंट, उसका इस्तेमाल करके भी डेटाबेस से क्वेरी की जा सकती है SQL के माध्यम से। SQL is used to perform CRUD means create, retrieve, update and delete operations on the relational database। तो databases, तो SQL जो है वो क्या यूज़ करता है? क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन, ताकि आप अपने जो भी आपके रिलेशनल डेटाबेसेस है उनमें आप डेटाबेस क्रिएट कर सको, उससे इंफॉर्मेशन ले सको, इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सको या फिर डिलीट कर सको। नेक्स्ट, SQL कैन ऑल्सो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स ऑन डेटाबेस सच एज डेटाबेस सिक्योरिटी, बैकअप, यूज़र मैनेजमेंट एट्सेट्रा। तो SQL बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी परफॉर्म करता है डेटाबेस में, जैसे कि डेटाबेस सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी अप्लाई करना, सिक्योर बनाना डेटाबेस को। ठीक है, डेटाबेस में जो भी डेटा है उसका बैकअप लेना और यूज़र्स को मैनेज करना डेटाबेस में, और भी बहुत सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं वो SQL की मदद से परफॉर्म किए जाते हैं। वी कैन क्रिएट डेटाबेसेस एंड टेबल्स इनसाइड डेटाबेस यूजिंग SQL का इस्तेमाल करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस के अंदर हम काफ़ी सारे टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं टू स्टोर द डेटा। Structured query language is not case sensitive. Generally, keywords of SQL are written in uppercase। तो structured query language case sensitive नहीं है। case sensitive का मतलब है आप जो भी query आपने लिखनी है SQL language में, वो आप अपर केसेस में भी लिख सकते हैं, लोअर केसेस में भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग होगा। पर जो भी कीवर्ड जो स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं किसी भी लैंग्वेज के,
जिनका स्पेशल मीनिंग होता है वो आपने हमेशा सीक्वल में अपर केस में ही लिखने होते हैं। Statements of SQL are dependent on text lines. We can use a single SQL statement on one or multiple text line. तो जो भी आपकी SQL की स्टेटमेंट होती है वो टेक्स्ट लाइंस पे डिपेंड करती है। हम कोई भी सिंगल SQL स्टेटमेंट एक या काफ़ी सारी लाइन टेक्स्ट लाइंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द SQL स्टेटमेंट्स यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शंस इन द डेटाबेस। तो SQL स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके हम डेटाबेसेस में बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। SQL डिपेंड्स ऑन टपल रिलेशन, रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा। तो SQL जो स्टेटमेंट्स है आपकी या फिर जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है आपकी वो पूरी डिपेंड करती है टपल, रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा पे। ठीक है, तो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SQL। तो ये जो आपने यहाँ पे ये कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस एंड अलजेब्रा है, ये प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल कंसेप्चुअल स्कीम्स होती है जो रिलेशनल मॉडल पे अप्लाई की जाती है। तो ये उस पे SQL आपकी इन दोनों पे डिपेंड करती है। इन दोनों जो ये आपकी कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल अप्रोच है, इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है पूरे टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।